स्वागत है बच्चों आप लोगों का लर्न 20 पे। तो आज हम लोग लाल पान की बेगम इस कहानी को जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए लेखक परिचय हम लोग पहले कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में जानेंगे। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म ओराही हिगना नामक गांव, जिला अररिया 4 मार्च 1921 को हुआ। कहाँ हुआ था जन्म? तो ओराही हिगना नामक गांव, जिला अररिया 4 मार्च 1921 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गढ़बनेली, सिमरबन्नी, अररिया और फारबिसगंज में माध्यमिक शिक्षा, ये सब जगह का नाम है। गढ़बनेली, सिमरबनी, अररिया सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। माध्यमिक शिक्षा विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय में हुई। रेणु ने 1942 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई। 1950 में नेपाली जनता को राणाशाही के दमन 1950 में नेपाली जनता को राणाशाही मतलब राजशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति के लिए वहाँ की सशस्त्र क्रांति, है ना, सब लोग जो सशस्त्र क्रांति और राजनीति में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। तो क्या किया फणीश्वर नाथ रेणु ने? क्या किया कि सशस्त्र योगदान दिया था नेपाल में राजशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति के लिए। जो वहाँ पे आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन में इन्होंने अपना योगदान दिया था ताकि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो सके। वे दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे। वो दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्ष करते रहे। सत्ता की दमन चक्र के विरोध में उन्होंने पद्मश्री की उपाधि को त्याग कर दिया। उन्होंने क्या किया था? उनको जो पद्मश्री मिला था, तो सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने उसे त्याग दिया था। अब 11 अप्रैल 1977 को उनका देहावसान हो गया। हिंदी कथा साहित्य में जिन कथाकारों ने युगांतर उपस्थित किया है, फणीश्वर नाथ रेणु उनमें से एक है। फणीश्वर नाथ रेणु ने युगांतर उपस्थित किया। युगांतर मतलब युग का परिवर्तन किया है, युग में अंतर लाया है साहित्यों में। हिंदी कथा साहित्य में जिन्होंने युग में परिवर्तन लाया, जिस तरह से भारतेंदु युग था, इसी प्रकार से हिंदी के एक अन्य युग में, 2 युगों में अंतर जो लाया, उनमें उन युगों के अंतर लाने में फणीश्वर नाथ रेणु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। उन्होंने साहित्य के अतिरिक्त संस्मरण, रेखाचित्र तो आपको पता है, रिपोर्टाज आदि विधाओं, ये शैली है, अनेक अन्य प्रकार की लेखन शैली है। उनकी प्रमुख कृतियाँ जो उन्होंने लिखा है, मेला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, कलंक मुक्ति, जुलूस, पलटू बाबू रोड उपन्यास है। और ये सब उपन्यास है। मेला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, कलंक मुक्ति, जुलूस, पलटू बाबू रोड, जगह ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रवणी, दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी, ये सब कहानी संग्रह है। ऋण जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व संस्मरण है ना। ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध और श्रुत अश्रुत पूर्व, ये संस्मरण है। आदिम रात्रि की महक, श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी, ये सब कहानी है। जबकि मेला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, कलंक मुक्ति, जुलूस, पलटू बाबू रोड, ये 5 उपन्यास है। नेपाली क्रांति कथा
रिपोर्ताज है, रिपोर्ताज शैली में वो लिखे हैं। अगला है हिंदी में रेणु का वास्तविक उदय 1954 ईस्वी में उनके प्रकाशित उपन्यास मेला आंचल से हुआ, है ना। उनका उपन्यास जो मेला आंचल 1954 में प्रकाशित हुआ, तो इनके बारे में वास्तविक उदय कहा जाए। रेणु को बहुत लोग जानने लगे क्योंकि मेला आंचल बहुत ही पॉपुलर प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है। 1954 ईस्वी में बहुत पहले 1954 ईस्वी से बहुत पहले 1936 में ही उनकी कहानी बट बाबा एक साप्ताहिक विश्वामित्र में छप चुकी थी। बट बाबा उनकी एक कहानी थी, पहली कहानी। एक साप्ताहिक मतलब एक प्रकार का अखबार जो सप्ताह में एक बार आता है, उस पर छप चुकी थी। मेला आंचल ने हिंदी कथा साहित्य आंचलिकता को परिभाषा अभिधा दी। उपन्यास और कहानी दोनों कथा रूपों की उनकी अपनी मनोरम कलाकृतियों से रेणु ने गांव की धरती का जो चित्र खींचा है। उपन्यास और कहानी दोनों कथा रूपों में उपन्यासों के द्वारा और कहानियों के द्वारा उन्होंने मनोरम कलाकृति जो गांव की होती है, गांव की धरती का चित्र को खींचा है और वह अमिट छाप छोड़ा है। देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान ग्रामोत्थान की ओर गया। रेणु ने अपनी गहरी संवेदना का परिचय देते हुए गांव की संपूर्ण अंतर्विरोध अंगड़ाइयाँ लेती हुई चेतना जी का जीवंत कथा रूप किया। वो सारी चेतना, वो ज्ञान जो अभी अंगड़ाइयाँ जो स्टार्टिंग लेवल में है, अंगड़ाइयाँ ले रही है, अभी जस्ट जगी है। स्वतंत्रता प्राप्ति होने के बाद ग्राम का उत्थान कैसे करना है, इन सभी बातों को, अंतर्विरोध क्या है गांव में के अंदर क्या क्या चीज़ों में विरोध है, क्या क्या चीज़ गांव की कमजोरी है, उन सभी को सामने लाया। अंतर्विरोध मतलब गांव की कमजोरियों को सामने लाया। विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों के अंतर्विरोध, उस राजनीतिक आंदोलन में क्या अंतर्विरोध मतलब उस आंदोलन में ही उस आंदोलन करने वाले के बीच में ही जो विरोध है, बिरादरीवाद की कड़वाहट मतलब एक बिरादरी दूसरी बिरादरी से कैसे नफरत करते हैं। तो दूसरी तरफ उनके बीच बढ़ती लोक संस्कृति की सहनाई भी ये उभार के सामने लाए और कहानी और उपन्यासों के द्वारा ग्राम की सच्ची कहानी और अमिट छाप छोड़ी है, वो प्रस्तुत की है। प्रस्तुत कहानी लाल पान की बेगम एक ग्रामीण परिवेश की कहानी कहती है। ये कहानी है ग्रामीण परिवेश की। नाच देखने और दिखाने के बहाने कहानीकार ग्रामीण जीवन के अनेक रंग रेशे गहरी संवेदना के साथ प्रकट किए हैं। गांव के लोग बाग किस तरह एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करते हैं, राग विराग है उन लोगों में। राग विराग मतलब किस तरह से आपस में मिले भी हैं, आपस में टूटे भी हैं। आशा निराशा उन लोगों में किस तरह, हर्ष विषाद कैसे है उन लोगों में। सारी चीज़ों को गहरे आवर्त में हर्ष विषाद के गहरे आवर्त में बंधे हुए कैसे गांव के लोग हैं, उनके जीवंत वानगी है लाल पान की बेगम। तो उन्होंने लाल पान की बेगम में इन सभी चीज़ों को रखा है। तो जन्म 4 मार्च 1921 को और इस तरह से मृत्यु उनका 77 में हुआ है। तो आइए इस कहानी को हम लोग लाल पान की बेगम को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहता है कि क्यों बिरजू की माँ, ये कोट्स है किसी के द्वारा बोला जा रहा है बिरजू की माँ को, क्यों बिरजू की माँ, जो भी इन्वर्टेड कोमा में है वो किसी का स्टेटमेंट होगा जो उसी तरह से उतार दिया गया जिस तरह से वह बोला है। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाओगी क्या, ये कोई बिरजू की माँ से बोल रहा है या बोल रही है। कौन बोल रहा है, देखिए। बिरजू की माँ शकरकंद, मीठा आलू शकरकंद उबालकर बेटी मन ही मन कूद रही थी। मन ही मन अपने में किसी बात से कूद रही थी, परेशान थी। अपने आंगन में 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट लोट कर अपनी देह में मिट्टी मल रहा था।
बिरजू एक लड़का है जिस वो क्या कर रहा है आंगन में, शकरकंद के बदले माँ से शकरकंद मांगा होगा और उसके बदले वह तमाचा खाया और बाहर जाके लौट रहा है और देह में मिट्टी मल रहा है। चंपिया लड़की है कि सर भी चुड़ैल मंडरा रही है ना। सर चुड़ैल मंडरा रही है मतलब चंपिया भी सही से कोई काम नहीं कर रही है ना। आधा आंगन धूप रहते रह गई है। आधा आंगन धूप रहते रह गई है। आधा आंगन धूप रहते जो गई है। आधा आंगन धूप रहते जो गई है। सहुआन की दुकान पर छोआ गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। जब धूप आधा आंगन में था, आंगन में जब धूप था, आधा आंगन तक धूप था, उसी समय गई है। क्योंकि पुराने समय में लोग क्या करते थे, धूप को देख के यह पता लगा लेते थे कि समय कितना हुआ है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आधा आंगन में जब धूप था उसी समय चंपिया सहुआइन की एक दुकान है ना। सहुआइन की दुकान पर छोआ गुड़ मतलब पतला गुड़ जो होता है उसे लाने गई है, अभी तक लौटी नहीं है। दिया बाती का बेला हो गई है, अब वह शाम हो गई है और लौटी नहीं है। आज तक आए आज लौट के जरा, ऐसी उसकी माँ बोल रही है, बिरजू की माँ यानी चंपिया की माँ। बागड़ बकरे मतलब होता है बकरा का ही एक नस्ल जो थोड़ा बड़ा आकार का होता है। बागड़ बकरे की देह में कुकुरमाछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह कर कूद फांद रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े यानी घर के पीछे की मिर्च की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। कलेवा मतलब होता है नाश्ता, यानी किसने खाया होगा, बागड़ ही खाया होगा, जाहिर सी बात है। बागड़ को मारने के लिए एक छोटा सा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसन मखनी फुआ, पड़ोस में रहती है मखनी फुआ, की पुकार सुनाई पड़ी, क्यों बिरजू की माँ, नाच देखने नहीं जाओगी क्या। बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब न फुआ। ये बात किसके द्वारा बोला गया, वो कौन बोल रही है, पूरा स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा में है, यह बिरजू की माँ बोल रही है। गरम गुस्से से बुझी नुकीली बात बुआ के देह में धंस गई। बुआ को यह बात अच्छा नहीं लगा कि बिरजू की माँ उल्टा जवाब दे दी मुझे। बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारा बागड़ कुकुर माछी परेशान कर रही है। आहा आय हर हर इस आय करके बिरजू की माँ बागड़ को प्यार करती है और कुकुर माछी को भगाती है और बोलती है इसको कुकुर माछी बेचारा को परेशान कर रहा है, और उसे मार खाने से बागड़ बेचारा बच गया। अगला लाइन है, अगला पैराग्राफ है, बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। अब बिरजू जो लेट के आंगन में धूल पे लेटा हुआ था, वह क्या किया, एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, यानी जिस डंडा से वह बागड़ को मारा उसी से उसका कड़कड़ा के पीटे ताकि ये शांत हो जाए, भाग जाए। इसके अंदर का जो भूत ये लेट रहा है ना, ये दिखा रहा है नाटक, ये भी मतलब भूत भगा दे मतलब यहाँ यूज किया गया है देहाती लैंग्वेज में जिस तरह से होता है, मतलब खूब पीटा जाए। किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर कौन रुक गई, तो बिरजू की माँ रुक गई, नहीं गई, बोली ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छूटा बना दिया है तुझे। किसको बोलती है, बिरजू को बोलती है। वो पनभरनिया बड़ा हाथ चलाता है लोगों पर, ठहर।
आगे मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पनभरनिया से बिरजू की माँ की बहकी ही बात से इंसाफ करा रही थी। यानी मखनी फुआ वहाँ चली गई नीम के पेड़ के पास जहाँ पनभरनिया पानी भर रही थी, है ना, कमर झुकी कमर से पानी भर रही थी, और वह क्या कर रही है, पनभरनिया से जाके बिरजू की माँ जो बोली थी वो बात सुना रही है, प्रचार रही है, इंसाफ कर रही है। अब बिरजू की ये मौसी का स्टेटमेंट है, जरा देखो इस बिरजू की माँ, फुआ की स्टेटमेंट है, जरा देखो इस बिरजू की माँ को चार मन पाट मतलब जूट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पाँव न पड़ते, निसाफ करो यहाँ मतलब इंसाफ करो, चूँकि बोल नहीं पाती है इंसाफ, इसलिए वह निसाफ करो यह बात बोलती है। तो उन्हीं का स्टेटमेंट सेम टू सेम इसमें डाल दिया गया है। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले गांव की अली गली में बोलते फिरी, हाँ इस बार बिरजू की बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बैठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बेल अब अपने घर में है तो 1000 गाड़ियां मांगने से मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया कि नाच देखने वाली सब तो ऑन पॉन कर तैयार हो रही है, रसोई पानी कर रही है, मेरे मुंह आग लगे क्या मैं टोकने गई, सुनती है क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने। तो ये बात सुना रही है, यहाँ से यहाँ तक ये मखनी फुआ का ही बोला गया बात है, वह सुना रही है पनभरनियों को, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा स्टेटमेंट मखनी फुआ का है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मखनी फुआ ने जीभ पोपले मुंह के ओंठों को एक और मोड़कर ऐंठती हुई निकली। मखनी फुआ ने क्या किया, जीभ पोपले मुंह के ओंठों मतलब मुंह टेढ़ा करते हुए ऐंठते हुए निकली। अरे हाँ, मखनी फुआ ने अपनी जीभ पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़कर ऐंठती हुई निकली। अरे हाँ, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब ना आ। अब ये बात मखनी फुआ बोल के निकली। अब आगे हम लोग आते हैं। जंगी की पोतहू बिरजू की माँ से नहीं डरती है, वो बड़ी डरती नहीं है बिरजू की माँ से लड़ने झगड़ने से, वह जरा गला खोलकर ही कहती है, फुआ आ सब शीतल मिट्टी के हाकिम के बासा पर क्या बोल रहा है, सर्वे शीतल मट्टी के हाकिम के बासा पर डैश यदि तू भी भेंट चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। अब यह है सर्वे शीतल मट्टी, मतलब बोल नहीं पा रही है, इसका मतलब है सर्वे सेटलमेंट, जो सर्वे हो रहा था ज़मीन का 1954-55 के आसपास, उस समय की कहानी है, 50 के आसपास। तो वो बोल रही है कि सर्वे शीतल मट्टी के हाकिम जो थे, जो सर्वे कर रहे थे, ऑफिसर जो थे, के बासा पर, है ना, बासा पर मतलब जहाँ वो लोग रहा करते थे, है ना, तो उस डैश है, मतलब कुछ संदेह वाला बात है यहाँ पे, तू भी भेंट चढ़ाती, यानी कुछ ना कुछ बिरजू की माँ को ताना कस रही है कि वह भेंट चढ़ाई थी, इसलिए उसे 2-3 बीघा उसे धनहर ज़मीन, बहुत सारा ज़मीन मिला, जिसमें वह पाट की खेती करके आज पाट उपजाई है और जिसका चर्चा हुआ है। तो ये बोल रही है मखनी फुआ, अगर तू भी जाती तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ मिल जाता, तू भी कुछ भेंट चढ़ाती तो फिर तुम्हारे घर में आज भी 10 मन सोनबंग पाट होता, एकदम सोने के जैसा पाट होता, यानी जूट होता, जोड़ा बैलगाड़ी खरीदती। ये सब बात मतलब तंज कसा जा रहा है बिरजू की माँ पर। फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगैया आपका झूलता है, यानी आपसे भी बहुत मतलब रखने वाले लोग होते। आगे नाथ ना पीछे पगैया, मतलब कोई आपका आगे ना है ना पीछे, कोई मतलब किसी आपसे नहीं रखता है। अब यहाँ है आगे नाथ भी होता है, पीछे हजारों पगैया झूलती, मतलब बहुत सारे लोग आपसे संपर्क में होते हैं।
बिरजू की माँ ने जंगी की पुतहू को गला खोल बोली, गुलेल की गोलियां की तरह दंदनाती हुई। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतहू की गला खोल बोली, गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई। यानी बिरजू की माँ की आंगन बगल में ही थी, तो उसमें यह बात दनादन आई, गोलियों की तरह आई। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोलकर निकाला, लेकिन मन मसोकर रह गई, गोबर की ढेरी में ढेला कौन फेंके। वह सोचिए इससे कौन लड़ने जाता है, जंगी की पुतहू, ये तो गोबर की ढेरी है, इसको यानी कि इससे बोलेंगे तो और हमारा ही नुकसान हो जाएगा। जीभ की छाल को गले में उतारकर बिरजू की माँ अपनी बेटी चंपिया को आवाज़ दी, अरे अरी चंपिया, या आज लोटे तो तेरी मूड़ी मरोड़कर चूल्हे में झोंकती हूँ। या रे चंपिया, तुम आओ आओ, आज तुमको जो है तुम्हारी मूड़ी को मचोड़ कर चूल्हे में झोंक दूंगी। दिन दिन बेचाल होती जा रही है, यह बिरजू की माँ चंपिया को बोल रही है। गांव के ठेठर वेस्कॉप की गीत ठेठर गांव में तो अब ठेठर वेस्कॉप की गीत गाने वाली पुतुरिया पुतहू है ना, पुतुरिया पुतहू सब आने लगी है। मतलब पुतुरिया पुतहू मतलब नाचने वाली, पुतहू तो जान ही रहे हैं, वह ठेठर वेस्कॉप की गीत, यानी कहा जा रहा है यहाँ कुछ होगा वैसा शब्द जो उस समय प्रचलन में होगा। ठेठर वेस्कॉप की यहाँ पे इसका मतलब उस ज़माने के कुछ गीत हो गए जो प्रचलित गीत होगी, वो जो है ठेठर वेस्कॉप की गीत, जो कि जिस तरह अभी हम बॉलीवुड की गीत, हॉलीवुड की गीत, इसी तरह का कुछ हो व्यंग्यात्मक शब्द वो बोल रही है कि वो सब उस गीत को गाने वाली पुतहू, नई पुतहू आ गई है। कहीं बैठ के बाजे ना मुरलिया सीख रही होगी हर जाई, अरे चंपिया, या आई तुमको बताते हैं, आओ आओ। ये बात चंपिया पर फोड़ दी। वो बोलना चाहिए उससे, लेकिन जो बात जीभ के छाल को गले में उतार कर वह क्या किया, अब चंपिया को आवाज़ लगा दी। कहने का मतलब वो जंगी की पुतहू से मुँह ना लगी और अपनी बेटी को डांटने लगी। जंगी की पुतहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल। सभी जो पनभरनिया थी उससे बोलती है, चल दीदिया चल। इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। लाल पान की बेगम एक कटाक्ष है, जो कि मतलब लाल पान की बेगम मतलब कहा जाए तो ये एक ऊंचा शब्द है जो मतलब कि ये दिखाना चाह रहा है कि यहाँ जिस तरह अभी नहीं बोलता बड़का करोड़पति इस गांव में, ये बड़ा करोड़पति हो गया, बहुत पैसा वाला हो गया, उसी तरह से लाल पान की बेगम बस्ती है। उस समय होता था कि बहुत धनी है ये, इससे मतलब ये बहुत अपने आप को ये समझती है, काबिल समझती है। इस प्रकार का लोग इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। बेगम मतलब पत्नी बसती है। तो ये हो गया, मतलब ये कटाक्ष है बिरजू की माँ के ऊपर। लाल पान की बेगम वो बिरजू की माँ को बोल रही है। नहीं जानती, दोपहर दिन चौपहर रात, दिन का दोपहर और चौपहर रात, चारों पहर रात बिजली की बाती भक भक कर जलती रही, है ना। दोपहर दिन में भी दोपहर जलती रही और चौपहर चारों पहर रात में बिजली की बाती भक भक कर जलती रही। ये कटाक्ष कर दी लाल पान की बेगम, यानी ये बिरजू की माँ के ऊपर कुछ बोली, वो सर्विस सेटलमेंट की बात कुछ बोल रही है। भक भक बिजली की बात सुनकर ना जाने क्यों खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दांत पंक्तियों के बीच एक मीठी सी गाली निकली, शैतान की नानी, वो पनभरनिया को बोली। बिरजू की कुछ आरोप लगा रही है वो बिरजू की माँ के ऊपर। बिरजू की माँ की आंखों में पर मानो किसी ने टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया हो। भक भक बिजली बाती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव
के गांव की जलन डाही औरतें ने एक कहानी गढ़कर फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली की बाती भुकभुकाती थी। यह बात मतलब चंपिया की माँ के ऊपर आरोप लगा रही है कि वो कुछ गलत करती थी सर्वे के समय हाकिमों के साथ। ये एक आरोप है। चंपिया की माँ के आंगन में नाल वाले जूते के छाप थे, यानी चिन्ह पड़ नाल वाले जूते जो उस समय हाकिम लोग पहनते थे उसके निशान मिले थे उन लोगों को। ऐसा आरोप कहानी मनगढ़ंत है या जो भी है उन लोगों के द्वारा बोला जा रहा है। घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ ने आंगन में चांदी जैसी पाट चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसी पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलियान पर सोनाली धान के बोझ देखकर बेगन का भुरता हो जाएगी। वो बोल रही है जलो जलो चंपिया की माँ के आंगन में जो तुम जूट देखकर और खलियान में सोनाली धान मतलब सोना जैसा चमकती हुई धान और बोझों को देखकर बेगन की भुरता तुम लोग हो जाएगी, ऐसा चंपिया की माँ बोलती है। अगला है मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को अंगुलियाँ, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में छोवा गुड़ ला रही थी तो उससे अंगुलियाँ से चाटती हुई चंपिया आई और माँ से तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती हो? सहुआइन जल्दी से सौदा देती है नहीं देती है, जल्दी से सौदा नहीं देती है। ये चंपिया जब मार खाती है इतना देर आने के बाद तो वो बोलती है सहुआइन जल्दी दुकान में सामान नहीं देती है तो कैसे आती। अगला है फिर उसकी माँ बोलती है सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी। एक सहुआइन का ही दुकान पर मोती जरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल गले पर लात देकर कुल्हा तोड़ दूं हरजाई। मतलब बोल रही है कि गले पर लात देकर तुम्हारा कुल्हा तोड़ दें। फिर कभी बाजे ना मुरलिया गाते सुना। फिर से अगर तुम ये गाना गाई बाजे ना मुरलिया चाल सीखने चली टीसन की छोकरियाँ से। यहाँ टीसन की छोकरियाँ से मतलब स्टेशन की मतलब एक तरह से ये कटाक्ष है उन सभी लड़कियों के ऊपर जो उस समय जो है उस गांव में थी। उसको टीसन की छोकरियाँ से संबोधित कर वो बता रही है कि वो लड़कियाँ चालू पुर्जा लड़कियों से तुम ये सब सीखने चली है, तुम्हारा कुल्हा तोड़ दें फिर ना तुम ये गाना गाएगी। ये बात करके उसको बिरजू चंपिया की माँ उसे डांटती है। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी की। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी की उनकी बात जंगी के झोपड़ी तक साफ पहुंच गई होगी। मतलब बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी की, अंदाज़ा लगाया कि उसकी बात जो वो डांटी टीसन की छोकरिया वाली बात तो वो उसकी झोपड़ी तक पहुंच गई होगी जंगी की। वो मतलब उस जंगी की जो ये थी जंगी की झोपड़ी जो थी, जंगी की जो पत्नी थी जो इस पर कटाक्ष छोड़ी थी उसके ऊपर यह मतलब उस पर गुस्सा झाड़ने के चक्कर में चंपिया को भी मार दी और चंपिया पर यह बात बोली। आगे है बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठकर आंगन से जो धूल में लेट रहा था खड़ा होता है। धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह दुकान जाता तो दीदी भी उसे गुड़ चटाती जरूर। वह बात वह सोच रहा है और वह शकरकंद के लोभ में रहा। मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले मारा उसे। ये बात सोच रहा है। ए मैया एक उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहत्ती फैलाई। दे ना मैया एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों,
उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, घर के पीछे में जाके चाटना, वहाँ जाके तुम चाटना। ऐसा माँ गुस्सा में बोल रही है। नहीं बनाऊंगी मीठी रोटी, जो शकरकंद की रोटी बनने वाली है वह नहीं बनाऊंगी, ऐसी बात बोल रही है। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठकर छिलके उतार, नहीं तो अभी फिर मारूंगी। ऐसा वो फिर इस तरह से धमकाती है। 10 साल की चंपिया जानती थी शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियाँ देगी। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। आगे बिरजू ने इस मौके पर बड़ी थोड़ी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। एक शकरकंद छीलेगा 3 पेट में। जाके सिद्धू के बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई, फिर लौटाने का नाम नहीं। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने झबरे केस की ओठ से माँ की ओर देखा, है ना। झबरे केस की ओठ से ओठ मतलब झबरे आगे, झबरा हुआ केस आगे आ गया था, उससे ऐसा करके देखा और उसके बाद नज़र बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। अब एक शकरकंद बिरजू को वह दे दी चंपिया। बिरजू वह शकरकंद लेके भाग गया, माँ देखी भी नहीं। सूरज भगवान डूब गए, दिया बाती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी मतलब डैश है। चंपिया बीच में बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मलदहिया टोली के मियाँजान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। मलदहिया टोली कुछ टोला होगा जहाँ इस तरह के, उसके घर से वह जा रहे हैं। कोरी टोला में कोई गाड़ी नहीं दिया उनके बप्पा को। यह बात उनके पिताजी ने चंपिया से बोला था कि माँ से कह देना तैयार होकर रहना। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक, है ना। जो छाता से तुलना किया है कि छाता की कमानी क्या हो गई, घोड़े से उतर गई, यानी कि छाता अचानक क्या हो गया, बंद हो गया। यहाँ ये किया गया, मतलब शट डाउन हो गया, हर चीज़ बंद हो गया। अब जब अपने गांव के अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोली के मियाँजान का गाड़ी पर क्या भरोसा। वो बोल रही है, जब अपने गांव का लोग ने गाड़ी नहीं दिया तो क्या मलदहिया टोली वाला दे देंगे? ना 3 में ना 13 में हम लोग किसी का नहीं रहे, न इधर का न उधर का, न घर का न घाट का। इसका मतलब क्या होगा, शकरकंद छिलकर रख दे उठा के, यह मर्द नाच दिखाएगा। बैलगाड़ी पर चढ़ाकर नाच दिखाने ले जाएगा। मतलब वो सोच रही है, चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर। वह बोल रही है, बिरजू की माँ देख चुकी जी भर के नाच, पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होगी। बिरजू की माँ बोल रही है, यह मर्द हमको ले जाएगा नाच दिखाने। अपने पति को पर गुस्सा जा रही है। बिरजू छोटी कड़ाही सिर पर औंधकर वापस आया। देख दीदिया, मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझा दिया, मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं पूरे तौर से। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं। बिरजू समझ गया कि मैया का गुस्सा अभी तक नहीं उतरा। मड़ैया के अंदर से बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकोड़िया
कसाई के हवाले करती हूँ राक्षस तुम्हें। राक्षस मतलब राक्षस तुम्हें, वो बोल रही है बाकड़ को। हर चीज़ में मुँह लगाएगा चंपिया, बांध बांध दे बगड़ा बगड़ा को, बकरे को क्या कर दे, बांध दे, खोल दे गले की घंटी। टुनुर टुनुर मुझे जरा भी नहीं सुहाता, ये जो इसके गले की घंटी टाटा टाटा। चूँकि गुस्सा में है तो उसे अच्छा ये बात सारा चीज़ नहीं लग, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेला जाना लग रहा है कि मेला नहीं जा पाएंगे। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद आई। अभी बबुआ टोले की गाड़ियाँ नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी, बोल रहा है बाबू टोला का जो है गाड़ी अभी जा रही थी, झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी। तुमने सुना? बेबाक बेसी बकबक मत कर। बागड़ के गले से झुनुक खोलती हुई चंपिया बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, चूल्हा जो जल रहा था उसको बंद कर दे। बप्पा आए तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आएँ। मुझे नाच देखने का शौक़ नहीं, मुझे जगाओ मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। उनकी माँ गुस्सा में सो जाती है, लेट जाती है, ऐसा बोलती है बप्पा आए मतलब पिताजी आए तो बोल देना नाच देखने का मुझे शौक़ नहीं, वो चले जाए। मड़ैया के ओसरे पर बिरजू ने फुसफुसा कर पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? क्या वो जहाज भी उड़ेगा नाच में? वो बिरजू बच्चा है, वो ऐसा बोल रहा है। चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठी हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा दिया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा, वो बिरजू से बोल रही है। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुकी मुकी लगाई। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुकी मुक्की लगाना सीख चुका है। वह चुपचाप ठुड्डी पर बैठकर चुकी मुक्की लगाकर बैठ गया, दोनों पैर उठा के उस पर ठुड्डी मतलब ये वाला दाढ़ी रख के वो उस पर बैठ गया है। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक पक्षी भी नहीं, सब चले गए। चंपिया को अब तिल भर भी भरोसा नहीं। सांझ का तारा डूब रहा था, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। एक महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनाएगी, चंपिया झीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएंगे हम लोग। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आ गया। बिरजू का दिल भी भर गया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जीन बाबा जो हैं, जीन बाबा वहाँ का कुछ होगा जो जिस तरह से हम लोग अलग अलग भगवान को मन्नत करते हैं उस तरह से वहाँ होगा। जीन बाबा को एक बैगन का बोला बाबा एक बैगन चढ़ाएंगे, गाछ का सबसे पहला बैगन। उसने खुद जिस पौधा को गोपा है, बिरजू ऐसा बोल रहा है कि मैं आपको एक बैगन चढ़ाऊंगा बाबा, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो। जीन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर बैठी करवटें ले रही थी, इधर से उधर लेटी लेटी समय व्यतीत कर रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को, भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। बिरजू की माँ बकबका रही है, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना चाहिए ये किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा आप किस चूक का फल दे रहे हो? आप जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियाँ की थी ठीक ही तो महावीर जी का रोड तो बाकी है। अरे ठीक ही तो सर्वे के समय जो हम भगवान से ये किए थे कि ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे, हमारा ज़मीन इतना हो जाए, तो वो बोल रही है महावीर जी का रोटी तो बाकी है, रोड तो बाकी ही रह गया, महावीर जी को चढ़ाना बाकी। हाय रे देव, भूल चूक माफ़ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाऊंगा। बिरजू की माँ बोल रही है। बिरजू की माँ रह कर जंगी की पुतों की बात चुभती। भक भक बिजली बत्ती, जो बिजली बत्ती रात में बक बक करने वाला आरोप लगाई थी कि उस पर कुछ गलत करने का आरोप था बिरजू की माँ के ऊपर, तो वो चीज़ उसके मन में चुभती थी। चोर चमारी करने वाली बेटी पुतहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन
क्या हासिल की? बिरजू के बप्पा ने गांव के बैखोखियों के आंख में किरकिरी पड़ गई, यानी 5 बीघा ज़मीन इसको सर्वे में मिला, तो ये गांव की सब लोग जरा खेत जल रहे हैं उससे, ऐसा बोल रही है बिरजू की माँ। खेत में पाट लगा देख गांव के लोगों की छाती फटने लगी, मतलब पाट लगा, जूट लगा देख गांव के लोगों को छाती फटने लगी, जल रहे हैं वो लोग, धरती फाड़कर पाट लगा है, बैसाखी बादलों की तरह उमड़ रहे हैं पाट के पौधे बैसाखी बादलों की तरह उमड़ रहे हैं। बड़ा अच्छा पाट का पौधा है। तो आलान तो फलान, तो आलान तो फलान, तो आलान तो फलान, तनी आँख की धार भला फसल सहे, तो कितनों जलेगी तो क्या तुम्हारा फसल क्या तुझसे खराब हो जाएगा? ऐसा बात ये है। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट कांटा पर तूल का ओजन हुआ रघवी भगत के यहाँ, जिसके यहाँ 15 मन पाट होता था, सिर्फ 10 मन ही हुआ। अब आगे की बात है, इसमें जलन की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले से ही कुर्मी टोला के एक आदमी को समझाकर कहा था कि जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़े करो, 2-4 बीघा ज़मीन हासिल कर सकते हो सो ज़मीन की किसी पुतखोकी का बता। सर्वे के समय बाबू साहब मतलब ऊंची जाति का कुछ लोग होगा जिसके खिलाफ खांसा नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा, है ना, कम सहना पड़ा बाबू साहब गुस्से, कम सहना पड़ा क्या बाबू साहब का गुस्सा? बाबू साहब गुस्से के से सर्कस नाच के बाघ की तरह घूमते रहे, सर्कस की बाघ की तरह वो हमेशा बिरजू के बाप के पास घूमते रहे, कड़कड़ाते रहे, डांटते रहे, फटकारते रहे बिरजू के बाप को। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया था। कौन? बाबू साहब जो थे, बड़े लोग थे। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ तो मौसी कहकर पुकारा, यह ज़मीन बाबूजी मेरे नाम से खरीदी थी। बिरजू की माँ से उसका छोटा लड़का जो है बाबू साहब का, वह फुसलाने आया था बिरजू की माँ को कि सर्वे के समय उसकी ज़मीन हो जाए। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी ज़मीन की उपज से चलती है। कितनी बातें खूब मोहना जानता था, जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि चंपिया बिरजू सो गया क्या? यहाँ आ बिरजू अंदर, यहाँ आ बिरजू अंदर, तू भी आ जा, तुम भी क्या कर जा, आ जा चंपिया, तुम भी आ जा चंपिया। भला आदमी आवे तो एक बार बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गए आज, मतलब वो आएंगे पिताजी तो आज उसको बताएंगे, आने दो। बिरजू की माँ बोल रही है, बिरजू के साथ चंपिया अंदर घर के अंदर चली गई। डिबिया बुझा दे, पप्पा आए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे, मतलब जो गेट था उसको क्या कर दे, गिरा दे। भला आदमी, मुँह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा ना देती तो ले चुके थे ज़मीन, मतलब बोल रही है अगर बिरजू की माँ उसमें जोर नहीं देती, मंझा ना देती मतलब बिरजू की माँ उसके पिता को अगर जोर नहीं देते, कहने का मतलब दबाव नहीं देते, मंझा ना देते मतलब यहाँ दबाव नहीं देते, तो वह नई ज़मीन खरीदते। रोज़ आकर माथा पकड़कर बैठ जाए, मुझे ज़मीन नहीं लेनी है बिरजू की माँ, मजदूरी ही अच्छी है, जवाब देती बिरजू की माँ। खूब सोच समझ कर छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा? जब तुम्हारा कलेजा नहीं स्थिर नहीं होता, तुम्हारा कलेजा बोलता है तो मत लो। जोरू ज़मीन जोर के, नहीं तो किसी और के, जिसके पास जोर है उसके पास ताकत है, उसी का ज़मीन और उसी का जोर है, उसी का ज़मीन है और जोरू पत्नी भी उसी के लिए है, नहीं तो किसी और। बिरजू की बाप पर बहुत तेज़ी से यह गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मोज दिया उसके मर्द ने, कोल्हू के बेल की तरह
कोल्हू का बेल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कोल्हू का बेल मतलब उसमें कोल्हू मतलब वो जो बेल जो घूम घूम के क्या करता था, मशचक्की चलाता था, और उसी बेल से तुलना किया है जो रात भर चलते रहता था। और उस समय ईख ऊख की खेती होती थी, या को तेल उल जब गरता था तो चक्की उक्की चलता था, तो बेल को बांधकर उसी के थ्रू क्या किया जाता था, बेलों को हाँक हाँक कर वो चलाया जाता था। उससे तुलना किया, यानी उस बेलों को खूब मेहनत करनी पड़ती थी तब जाके उत्पादन हो पाता था। उसी प्रकार से यहाँ अपना तुलना उन बेलों की मेहनत से कर रही है बिरजू की माँ। कभी एक पैसे की जिलेबी भी लेकर लाकर दी है उसने, उसके खसम ने कभी मुझे जिलेबी खिलाई है बिरजू के पापा ने, ऐसा बिरजू की माँ बोल रही है। पाट का दाम भगत के यहाँ भगत के यहाँ लेकर पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर क्या किया, बेलहट्टा चले गए। बेलहट्टा मतलब हटिया चले गए और बेल खरीद लाए होंगे। बिरजू की माँ को एक बार नबरी लोट यहाँ मतलब नोट जो है, नवरी नोट 100 का नोट देखने भी नहीं दिया। आँख से बेल खरीद लाए। उसी दिन गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने। दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा, ऐसा बिरजू की माँ बड़बड़ा रही है सोए सोए। अंत में अपने आप पर क्रोध आया कि वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीव में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा कुछ समय में उसके मुंह से निकली थी, भगवान जाने। वो अपने आप पर भी गुस्सा कर रही है कि बैलगाड़ी पर नाच देखने की बात जो मेरे मुंह से निकली थी, या किस गलत समय में निकला था कि आज पूरा नहीं हो रहा है। फिर सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने से उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखे जाने की चर्चा छेड़ी है। यही बिरजू की माँ 18 बार नाच देखने जाएंगे बैलगाड़ी पर, यह बात बोली है। लोग खूब देखो नाच, वाह रे नाच, कथरी के नीचे दुसल्ले का सपना, है ना। कथरी के नीचे दुसाले का सपना मतलब एक तरह से इस तरह है कि औकात से ज़्यादा सपना देखना। कल भोर पानी भरने के लिए जब जाएगी पतली जीव वाली पुतरिया, सब हंसती आएगी हंसती जाएगी, मुझे मजाक उड़ाएगी कि हम लोग नाच देखने नहीं जा सके, सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान दाढ़ी जार, हाँ भगवान दाढ़ी जार भी, भगवान भी जल रहे हैं, भगवान भी हमसे प्यार नहीं करते, वो सोच रही है। 2 बच्चों की माँ होकर वह जस की तस है, उसका घरवाला उसकी बात में रहता है, वह बालों में गरी का तेल डालती है, उसकी अपनी जमीन है किसी के पास एक धूर भी। अपनी इस गांव में जलेंगे नहीं। 3 बीघे धान लगा हुआ है, अगहनिया धान लगा हुआ है जो अगहन में होता है। गांव की बिखदीट से बचे तब, गांव के लोग बिखदीट से बचे तब तो, मतलब वो बोल रही है मुझे क्या नहीं, अब अपने आप बड़ाई भी कर रही है, मुझे हर कुछ है, ज़मीन है, तो क्यों नहीं जले वो लोग मुझसे, जलना तो उन लोगों को है ही। बाहर बेलों की घंटी है, कीरे चंपिया को बोलती है बाहर बेलों की घंटी है, कीरे चंपिया और बिरजू ने प्रायः एक साथ कहा, हूँ चुप। बिरजू की माँ फुसफुसाकर कहा, शायद गाड़ी भी है, गड़गड़ाती है ना। हुर्रू हुर्रू दोनों फिर से हुंकार भरी। गाड़ी चुप गाड़ी नहीं है, तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपिया, भाग के आ चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह होले होले पाँव से टट्टी की छेद से झाँक आई। हाँ मैया गाड़ी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने माँ का हाथ पकड़कर
उसकी माँ ने उसे हाथ पकड़कर सुला दिया। बोलो मत, चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। अब वह मतलब रजाई के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हा हा, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदोहिया टोले में गांजे का चिलम चढ़ रही थी। आवाज़ तो बड़ा खनखनी हुई निकल रही है। वो बोल रहे हैं कि मलदोहिया टोली में जो गाड़ी लाने गए वहाँ गांजा पी रहे होंगे या चिलम चढ़ा रहे होंगे, इसलिए आवाज़ इतना तेज आ रही है। चंपिया है, बाहर से पुकारते हुए उसके बाप ने बेलों को घास दे दे। चंपिया है। चंपिया को आवाज़ देते हैं। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? वह सोच रहे हैं, यानी उसके पिताजी ऐसा सोच रहे हैं। बिरजू के गले में खसखसाहट हुई। उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू बेटा बिरजमोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कसकर जवाब दें, नहीं देखना नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया है, उठती क्यों नहीं? ले धान की 25 रख दे। 25 धान की 25 जो है, जो कि जिसको 25 बोलते हैं, यानी कि एक तरह से बिशन प्रीत, जो कि धान जब कटता है तो कुछ हिस्सा जो है दान के लिए रख लिया जाता है। धान की बालियां का छोटा झब्बे झोपड़े के ओसरे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो, मतलब दिया जलाओ। बिरजू की माँ उठकर ओसरे पर आई। 1.5 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या ज़रूरत थी? नाच तो ख़त्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनियां में धान की बालियां का रंग देखकर बिरजू की माँ के मन का सब मेल दूर हो गया। जब वह डिबरी के रंग में धान की रोशनी चमकती हुई बालियों को देखे तो बड़ा ही खुश हो गई। धानी रंग उसकी आंखों में से उतरकर रोम रोम में घुस गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी बलरामपुर के बाबू की सपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। यानी हाकिम साहब मतलब ऑफिसर साहब को लाने गई है। अभी नाच स्टार्ट नहीं हुआ। इस साल आखिरी नाच है। 25 टट्टे में खोस दे, यानी टट्टे में क्या कर दे? 25 को खोस दे, मतलब 5 धान की बाली होती है 25। हमको लगता है उसे खोस दे। अपने खेत का यह 25 है। अब अपने खेत में खुसलती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन अगहन चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी। सारे खेत की बालियां मलदोहिया टोली मलदोहिया टोली जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंख जुड़ा गई। सच कहता हूँ, 25 तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया। उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है तू रे? इस दुश्मन के मारे कोई नेम धर्म तो जो बचे, नियम धर्म जो धान को पहले पूजा पाठ करने के बाद खाया जाता है, तो वो ऐसे ही खा लिया, तो इसलिए कोई नियम धर्म। उसको डांटते हुए बोलती है उसकी माँ, क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवन्ना के पहले ही नया धान जुठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। चुरई चुरमुन है ये लोग। बस बच्चा का सब कुछ माफ है, ऐसा उसके पिताजी ने बोला। बस हम दोनों मुंह में नवन्ना से पहले नया अन्न ना पड़े, यह बात बोलती। इसके बाद चंपिया भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों के तले दबाया। ओ भैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू के मुंह
बिरजू ने मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुका क्या? चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। खाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती है। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। खाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती है। वाह खूब हो तुम लोग। जिसके पास बेल है उसे गाड़ी मांगने से नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों का बेल को कभी ज़रूरत होगी। गाड़ी वालों को भी बेल की ज़रूरत कभी होगी। पूछेगा तब कोयरी टोला वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। ऐसा बिरजू का पिताजी बोलता। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक भर में बना लेती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के ओठों में मुस्कुराहट खुलकर खेलने लगी। उसने नज़र बचाकर देखा। बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर खोलते देर न लगती। चंपिया और बिरजू एक दूसरे को देखकर खुशी से उसके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार में गुस्सा हो रही थी। चंपिया जरा घेलसार में खड़ी होकर भवानी फुआ को आवाज दे। चंपिया जरा घेलसार में खड़ी होकर मतलब बगल में जाके भवानी फुआ को आवाज दे तो। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब सीधे नहीं दिया, किंतु बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ और पगैया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगैया वाले को आकर देखो। दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। ओ आओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ खांसती खांसती आई और इसी से घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाओगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगूठी यहाँ सुलगा जाती। अंगूठी मतलब आग को यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ की अंगीठी दिखला दी। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखा दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं। एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन। सो रात भर के लिए यहाँ तंबू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? बोल रही है कि घर में कुछ तो है नहीं अनाज उनाज, तो हम क्या करते हैं, एक बागड़ और कुछ बर्तन बासन है। सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का, एक बागड़ है कुछ बर्तन बासन है, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई ना फुआ? ऐसा बिरजू की माँ बोलती है फुआ से। फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे टटोलकर तंबाकू का अंदाजा किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने। यहाँ ज़्यादा तंबाकू रख दिया है बिरजू की माँ ने, अच्छा रखा है। और वह है सहुआइन। राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह मटर भर तंबाकू रख कर चली गई। गुलाब, उस रात अफीम की गोली की तरह
मट्टर भर तंबाकू रख कर गई गुलाब बाग मेले, और कहकर गई कि डिब्बा भर तंबाकू है। सहुआइन का बुराई कर रही है। जो सहुआइन एक दिन मेला गई थी, फुआ उसके घर में बैठी हुई थी वो देखने के लिए, देख रेख करने के लिए। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को बसल कर गोले बनाए, गोल गोल बनाने लगा रोटी पकाने के लिए। और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंध कर अपने बप्पा को दिखलाने लगा मिलिट्री टोपी। सिर पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी हंस ठा कर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। फिर आगे है, बेचारा मत कहो मैया, खूब लचारा है। अब चंपिया चाखने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का, है ना। चंपिया चूंकि उसे शकरकंद दे चुकी थी तो वह मुंह छुपा कर खा रहा था, इसलिए वह बोल रही है ही करके चंपिया, और बिरजू हंसने लगा। बिरजू के टूटे हुए दांतों की फांक से बोली निकली, ब्लिक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिए। ब्लिक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिए है। वो बोल रही है कि बोल रहा है कि मैं 5 शकरकंद तो चोरा छुपा के खा लिया। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा डाल दूं फुआ। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालोगी। जब तक दोनों बेल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह जीभ चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी। बिरजू बटन के अभाव में पेंट पर पटसन की डोरी बांधने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे। पूर्णिमा की चांद सर पर आ गया था। आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मनटीका पहना है। आज पहली बार बिरजू के बप्पा को क्या हो गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देख रहा है। मतलब बिरजू की माँ को लगातार बिरजू के बाप देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की मतलब बेगम, ऐसे बिरजू की माँ सोच रही है। अब है, गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब सी गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली पकड़कर कहा, गाड़ी भी अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। गाड़ी बहुत है इसलिए दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बेल जब दौड़ने लगे, पहिया चू चू करके घरघराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा, वो बोलने लगा बिरजू अपने पिताजी से, जो बेल गाड़ी हाँक रहा था। गाड़ी जंगी के पिछवाड़ा पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पुतहू नाच देखने चली गई क्या। जंगी की पुतहू जो उस पर कटाक्ष करती थी। गाड़ी रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हुई। बिरजू की बप्पा ने पूछा, जंगी भाई काहे काना रोहट हो रहा है। आंगन में जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो जंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतहिया नाच देखने कैसे जाए। बोल रही है, जंगी बलरामपुर गया है। जंगी बलरामपुर से लौटा नहीं है। जंगी बलरामपुर से लौटा नहीं है, पुतहिया नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे टीसन वाली तो रोती है। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, अरे टीसन वाली तो रोती है। मतलब जो अपने आप को काबिल समझती है वो रोती है, ऐसा बिरजू की माँ एक तरह से बोलती है। टीसन वाली कहीं रोती है। बिरजू की माँ
ने पुकार कर कहा, आजा झट से, कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी है, बेचारी जल्दी बेचारी आजा जल्दी। बगल की झाड़ी से राधे की बेटी सुंदरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झड़ी पर लरेना खाबास का घर है। बांस की झड़ी के उस पार लरेना खाबास का घर है। उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट की झुनकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। गिलट की झुनकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई है सब आजा जल्दी। जंगी की पोतहू, लरेन की बीवी, राधे की बेटी सुंदरी तीनों गाड़ी के पास आ गई। बेल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पोतहू को। सब ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी हुई दोनों पुतहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियां याद आ गई। जंगी की पुतहू का गोना 3 माह पहले हुआ। गोने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गोने की याद आई। उसने कपड़े को गठरी से 3 मीठी रोटी निकाल कर कहा, खा ले, एक एक कर। तीनों को एक एक रोटी खिला दिया। सिमराहा के सरकारी कूप में पानी भर लेना। कूप में मतलब कुआं में पानी भर लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की धानों के खेतों से धान झरते फूलों की गंध आती है। बांस की झड़ी में कहीं दूधी की लता फूली है। जंगी की पोतहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ अचानक याद आई। चंपिया, सुंदरी, लरेन। बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया, सुंदरी, लरेन की बीवी और जंगी की पुतहू। ये चारों ही तो गांव में बेस्कोप का गीत गाना जानती है। बेस्कोप मतलब उस समय का कोई ऐसा गीत होगा जो गाना जानती है। जिस तरह से अभी बॉलीवुड का गीत है, ये है, उस तरह से उसमें बेस्कोप का कुछ गीत होगा जो गाना जानती है। गाड़ी की लीक धन खेत से होकर गई और चारों ओर गोने की साड़ी खसमसाहट जैसी आवाज़ होती। बिरजू की माँ के माथे से मंग टिक्के पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब बेस्कोप का गीत गा चंपिया, डरती है काहे, जहाँ भूल जाएगी बगल में मास्टरनी, यानी ट्यूशन वाली, जो वो जंगी की पुतहू को बोल रही है, बैठी है। तो दोनों पुतहू ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुंदरी खखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बेलों को ललकार कर कहा, चल भैया, और जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो बेल को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी की पोतहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट से जाकर कहा। चंपिया ने धीमी से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतहू की ओर देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है। वह भी कितनी प्यारी पुतहू है। गोने की साड़ी से खास किस्म का गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आँखों को केंद्रित करने की चेष्टा अपने रूप की झांकी ली। बिरजू की माँ ने अपने नाक पर दोनों आँखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी
मंगटिके पर चांद और बिरजू की माँ के मन में अब कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। तो ये था कहानी लाल पन का बेगम, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। ग्रामीण जीवन का बड़ा अच्छा वर्णन है इसमें, मेले की कहानी है और किस तरह से गाँव में लोग एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, किस तरह से लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, लड़ने झगड़ने के बाद भी आपस में एक होके फिर मिलते हैं, रहते हैं। ये है लाल पान का बेगम का कहानी का सारांश। तो कैसा लगा बच्चों, और ये कहानी आपको कैसा लगा तो आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। ये कहानी मैं किस तरह से आपको समझा पाया, इसकी फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।